वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड इन शॉर्ट विद ज्योति। और आज की शॉर्ट मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप निराश हैं और आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमेशा आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है। ये कहानी शुरू होती है क्रिस गार्डनर से, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर वापस अपने कंपनी की मशीनें बेचने निकलता है, पर दीवार पर लिखे शब्दों को देखकर रुक जाता है और वहाँ काम करने वाले व्यक्ति को कहता है कि इन शब्दों को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया। जिस पर वह आदमी उससे कहता है कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं यहाँ सफाई नहीं कर रहा होता, बल्कि मैं अंदर स्कूल में पढ़ा रहा होता। वो आदमी से और भी बहुत कुछ बातें कहता है, पर क्रिस का ध्यान अपने बेटे क्रिस्टोफर पर होता है। वह यही सोचता है कि उसके अपने पिता उसके साथ कभी नहीं थे। उसने उन्हें 28 साल के बाद देखा था, पर क्रिस्टोफर के साथ ऐसा नहीं होगा। उसे हमेशा उसके पिता का प्यार मिलेगा। स्कूल से निकलने के बाद क्रिस अपनी पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन बेचने चला जाता है। ये बोन डेंसिटी स्कैनर उसके घर पर और भी रखे हुए थे। ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गए थे। क्रिस ने अपनी सारी सेविंग्स इन्हीं मशीनों को खरीदने में लगा दी थी। ये मशीनें अच्छी तो थी, पर महंगी होने के कारण डॉक्टर्स इसे खरीदना पसंद नहीं करते थे। क्रिस रोज काफ़ी जगह जाता था ताकि स्कैनर बेच सके, पर यह काफ़ी मुश्किल काम था। क्रिस को हर महीने 2 स्कैनर बेचने थे, एक रूम के किराए के लिए और दूसरी क्रिस्टोफर के स्कूल की फीस के लिए। पर एक बार वह अपनी कार नो पार्किंग में खड़ा कर देता है और उसकी गाड़ी को पुलिस टो करके ले जा लेती है। अब उसे कार का फाइन भी भरना पड़ेगा और इसके लिए अब उसे एक और स्कैनर बेचना होगा। क्रिस की फैमिली का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था। उन्होंने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया था और तीसरा महीना भी खत्म होने वाला था। पैसों की तंगी के कारण क्रिस और उसकी बीवी के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे थे। पर इन सभी परेशानियों के बीच भी क्रिस के मन में 2 बातें साफ थी। पहली यह कि वह अपने बेटे को अपने साथ हमेशा रखेगा, और दूसरी, उसे कुछ अच्छा और बड़ा काम करना है। क्रिस एक दिन स्कैनर बेचने निकलता है, तभी देखता है कि एक आदमी एक लग्जरी कार से उतर रहा है। वो बहुत खुश दिख रहा होता है। तब क्रिस उससे कहता है, मुझे आपसे सिर्फ 2 बातें पूछनी है कि आप क्या काम करते हैं और इतना पैसा कैसे कमाते हैं। तब वह आदमी कहता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस अपने चारों तरफ देखता है, सभी लोग उसे खुश नज़र आ रहे होते हैं। तब क्रिस भी डिसाइड करता है कि वह भी यही काम करेगा। घर आकर वह यह बात अपनी बीवी से कहता है, पर उसकी बीवी उसका मजाक उड़ाती है और उसे उसके सेल्समैन के काम पर फोकस करने को कहती है। पर क्रिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन वह स्टॉक मार्केट जाता है और डीन विटर रेनॉल्ड कंपनी में जाकर पता करता है। वहाँ क्रिस को पता चलता है कि ब्रोकर के लिए वैकेंसी है और उसे वहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा। 20 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट होने पर जॉब मिलेगी और वो इस बात पर निर्भर होगा कि उस व्यक्ति ने कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाकर दिया है। उसके बाद क्रिस डीन विटर कंपनी के हेड ऑफिस जाता है और वहाँ के हेड जे ट्विस्टल से मिलता है। उसे अपनी एप्लीकेशन देता है और चला जाता है। अब क्रिस 1 महीने तक रोज ऑफिस के नीचे आता है और चला जाता है। फिर 1 महीने बाद उसे जे ट्विस्टल ऑफिस के नीचे मिलते हैं। क्रिस जे से अपने एप्लीकेशन के बारे में पूछता है, पर जे को अपने घर जल्दी जाना था, इसलिए वो क्रिस को बाद में मिलने के लिए कहता है। पर क्रिस उसके साथ टैक्सी शेयर करने की बात करता है ताकि वे जे से ज़्यादा समय बात कर सके। हालांकि वो झूठ बोल रहा होता है, उसे कहीं नहीं जाना होता है। अब टैक्सी में क्रिस जे से इंटर्नशिप की बातें कर रहा होता है, पर जे का पूरा ध्यान रूबिक क्यूब की तरफ ही होता है। तब क्रिस जे से रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए कहता है। जे पहले कहता है कि वो नहीं कर पाएगा, पर बाद में क्रिस के फोर्स करने पर वह उसे दे देता है। क्रिस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देता है। तब तक जे का स्टॉप भी आ जाता है और वो उतरकर चला जाता है। फिर ड्राइवर के पूछने पर क्रिस उसे वापस 2 ब्लॉक पीछे चलने को कहता है, पर क्रिस वहाँ टैक्सी का
किराया दिए बगैर ही भाग जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वह टैक्सी में सिर्फ इसलिए बैठ गया था ताकि वह जे से इंटर्नशिप के बारे में बात कर सके। क्रिस टैक्सी वाले से बचने के लिए किसी तरह ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है, पर उसकी स्कैनर मशीन वहीं गेट में फंस जाती है और खो जाती है। रात में क्रिस अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि क्या वह क्रिस्टोफर को स्कूल से ले आई। तब उसकी बीवी उस पर गुस्सा करती है और अब वह उसे बताती है कि क्रिस्टोफर और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। इसके बाद वह भागते हुए घर पहुंचता है, पर घर में कोई नहीं होता। तभी क्रिस के घर का फ़ोन बजता है। फ़ोन जे ने किया होता है। जे उसे अपनी सेक्रेटरी का नंबर देते हुए कहता है कि वह उससे बात कर ले, वो उसे इंटर्नशिप के बारे में सारी जानकारी दे देगी। अगले दिन क्रिस स्कूल के बाहर अपनी बीवी से मिलता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है, पर क्रिस अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। रात में जब क्रिस और उसका बेटा क्रिस्टोफर डिनर कर रहे होते हैं, तभी मकान का मालिक आता है और किराया मांगता है, लेकिन क्रिस के पास पैसे नहीं होते। वह उससे समय मांगता है और उसका घर पेंट करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन जब क्रिस पेंट कर रहा होता है, तब पुलिस आ जाती है और उसे कार का फाइन न भरने के लिए अरेस्ट कर लेती है। क्रिस के पास पैसे नहीं होने के कारण उसे रात भर जेल में रहना पड़ता है। अगले दिन 9:30 बजे क्रिस को छोड़ा जाने वाला था। समस्या यह थी कि उसी दिन क्रिस को टाइम से इंटरव्यू देने भी जाना था। तब क्रिस अपनी बीवी को कॉल करता है और क्रिस को अपने पास रखने को कहता है और उसकी बीवी उससे कहती है कि वह उसे शाम को उसके पास ले आएगी। फिर वह जेल से छूटकर तुरंत भागते हुए डीन वीटर के ऑफिस पहुंचता है। क्रिस की हालत देखने में बहुत ख़राब थी। उसने बहुत गंदे कपड़े पहने थे, उसके शरीर पर पेंट भी लगा हुआ था, पर वह इसी हालत में डीन के ऑफिस पहुंच जाता है। जब क्रिस की इंटरव्यू में बारी आती है तो उसकी ऐसी हालत देख सभी थोड़ा अजीब व्यवहार करते हैं। तब क्रिस कहता है कि मैं बाहर बैठकर यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी झूठी कहानी बताऊं कि आप सभी यकीन कर सके, पर मैं नहीं बना सका। और सच यह है कि मैं पेंट कर रहा था, तभी पुलिस आ गई और मुझे पकड़कर ले गई क्योंकि मैंने पार्किंग टिकट के पैसे नहीं चुकाए थे। क्रिस कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं है तो मैं ना में जवाब दूंगा, लेकिन उस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। क्रिस की बातों से सभी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इंटर्नशिप का मौका देते हैं, पर क्रिस इस बात से निराश होता है क्योंकि इंटर्नशिप के 6 महीनों में उसे कोई सैलरी नहीं मिलने वाली थी और क्रिस को पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अब बिना सैलरी के 6 महीने इंटर्नशिप करने के लिए उसे 6 स्कैनर और बेचने थे जिससे कि घर का खर्च चल सके। अब शाम को उसकी पत्नी क्रिस्टोफर को लेकर आती है और उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क जा रही है, उसे वहाँ जॉब मिली है। पत्नी के जाने के बाद क्रिस जे को फ़ोन करके इंटर्नशिप के लिए हाँ कह देता है। अब क्रिस और उसका बेटा उस घर को छोड़कर एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कुछ पैसे बचाए जा सके। अगले दिन से क्रिस की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि सभी कैंडिडेट को 60 कंपनियां दी जाएगी और साथ में कॉल लिस्ट भी दी जाएगी। जो सबसे ज़्यादा फंड कंपनी के लिए लाएगा उसे ही जॉब मिलेगी। क्रिस अपने काम के साथ साथ अपने इंस्ट्रक्टर के पर्सनल काम भी कर दिया करता था, जैसे कार पार्क करना, कॉफ़ी लाना, उसके लिए खाना लाना आदि। इन सब कामों के साथ साथ उसे अपनी कॉल लिस्ट भी पूरी करनी थी। सभी रोजाना 7 बजे तक काम करते थे, पर क्रिस को 5 बजे क्रिस्टोफर को लेने जाना होता था और साथ में वो स्कैनर भी बेचने थे, इसलिए उसे ऑफिस से जल्दी आना पड़ता था। क्रिस अपना टाइम बचाने के लिए ऑफिस में कोई ब्रेक नहीं लेता था। उसके कान से कभी फ़ोन नीचे नहीं रहता था। वो पानी पीने तक नहीं जाता था क्योंकि पानी पीने पर उसे वॉशरूम जाना पड़ेगा और उसका समय बर्बाद होगा। इस तरह 2 महीने वह काम करता है। फिर एक दिन उसका कॉल पेंशन फंड के सीईओ वॉल्टर रिबन के पास लगता है। क्रिस रिबन को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए समय मांगता है और रिबन उसे उसी वक्त 20 मिनट देते हैं। तब क्रिस तुरंत उनके ऑफिस की तरफ भागता है और जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो इंस्ट्रक्टर की कार ले जाता है, लेकिन ऑफिस में वॉल्टर रिबन उसे नहीं मिलते। पर जब वह वापस आता है तो उसे अपने इंस्ट्रक्टर की कार का भी फाइन भरना पड़ता है क्योंकि जल्दी आने के चक्कर में उसने कार को गलत साइड पर पार्क कर दिया था।
लेकिन क्रिस सोमवार के दिन बेटे के साथ वॉल्टर के घर पहुंचता है और वॉल्टर उसे फुटबॉल मैच के लिए इनवाइट करता है। सभी फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। क्रिस वॉल्टर को अपनी पॉलिसी बता रहा होता है, पर वॉल्टर उसकी पॉलिसी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, पर वह क्रिस की तारीफ करता है। लेकिन वॉल्टर के बाकी दोस्त क्रिस की पॉलिसी में रुचि दिखाते हैं और अपना नंबर उसे दे देते हैं। अब सब अच्छा होने लगता है, पर तभी क्रिस को गवर्नमेंट का लेटर आता है और उसमें लिखा होता है कि आपने अपने टैक्स नहीं भरे हैं, इसलिए आपके अकाउंट से पैसे सीधे काटे जाएंगे। अब क्रिस के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं और वह अगले दिन स्कैनर बेचने जाता है, पर ट्रायल के दौरान स्कैनर स्टार्ट ही नहीं होता और क्रिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब क्रिस के पास कोई पैसा नहीं होता और जब बेटे के साथ वह घर पहुंचता है तब उसका सामान भी उसके रूम के बाहर पड़ा मिलता है, क्योंकि उसने रूम का किराया भी नहीं दिया होता है। क्रिस के पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं होती। आखिर में क्रिस बेटे के साथ रेलवे स्टेशन में जाता है और स्टेशन के खाली होने का इंतजार करता है। फिर बेटे को खेल में उलझाकर रेलवे के बाथरूम में ले जाता है। क्रिस्टोफर तो सो जाता है, पर क्रिस की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही होती है। वो इतना असहाय कभी नहीं हुआ था कि अपने बेटे के साथ उसे बाथरूम में रात गुजारनी पड़ रही थी। अगले दिन वह काम खत्म कर एक औरत के पास जाता है जो लोगों को रहने की जगह दिया करती थी, पर वह सिर्फ बच्चों और महिलाओं को जगह देती है। इस पर क्रिस बेटे को लेकर ग्लेड मेमोरियल चला जाता है, पर वहाँ भी लिमिटेड रूम होते थे जिनके लिए लाइन लगानी पड़ती थी। अब इंटर्नशिप के दिन पूरे हो रहे थे और क्रिस हमेशा की तरह ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है कि जे का एक पार्टनर टैक्सी के किराए के लिए उससे $5 मांगता है और क्रिस ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाता और $5 दे देता है। तभी उसे अपनी स्कैनर मशीन एक भिखारी के पास दिखाई देती है और वो उसे लेने उसके पीछे दौड़ पड़ता है और इस कारण वह लेट हो जाता है और उसे ग्लेड मेमोरियल में जगह नहीं मिल पाती। फिर उस रात वो अपना ब्लड बेचकर पैसे कमाता है और उन पैसों से वह स्कैनर का खराब हुआ पार्ट खरीदता है और क्रिस्टोफर के लिए खाना भी खरीदता है। अगले दिन वो टाइम से मेमोरियल पहुंच जाता है और क्रिस्टोफर वहां अपनी माँ को याद करता है। तब क्रिस उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी माँ खुदगर्ज है, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। उसी रात क्रिस उस स्कैनर को भी सुधारता है। अगले दिन उसका स्कैनर बिक जाता है। अब क्रिस के पास पैसे होते हैं तो वो अपने बेटे के साथ होटल में चैन से रात बिताता है। अब क्रिस काम खत्म होने के बाद अपने बेटे के साथ समुद्र किनारे जाता है और बेटे के साथ सुकून से शाम बिताता है। अपनी सभी परेशानियों को वो भूल जाता है और अपने बेटे के साथ खुश होता है। अब क्रिस अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है और वह अपनी कंपनी के लिए काफ़ी फंड इकट्ठा करता है और ये फंड उसे वॉल्टर के दोस्तों से मिलता है जो उसे फुटबॉल मैच में मिले होते हैं। आज क्रिस के इंटर्नशिप का आखिरी दिन होता है। क्रिस कॉल में बिजी होता है कि तभी उसका इंस्ट्रक्टर उसे ऑफिस में बुलाता है। आज क्रिस ने नई शर्ट पहनी होती है। जे का पार्टनर क्रिस से कहता है कि क्या वह इस कंपनी में एज ए ब्रोकर काम करना चाहेगा और क्रिस कहते हैं क्यों नहीं। अब क्रिस भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर ये खुशी के आंसू होते हैं। वे सभी का धन्यवाद करते हैं और ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं। तब वही पार्टनर जिन्होंने टैक्सी के किराए के लिए उससे $5 लिए थे, क्रिस को पैसे वापस लौटाते हैं और क्रिस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक पहुँचना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी मेहनत और प्रबल इच्छा ने इस मुकाम पर क्रिस को पहुँचाया था। अब क्रिस उसी जगह खड़े होते हैं जहाँ उन्होंने ब्रोकर बनने का सपना देखा था और आज वह उन मुस्कुराते हुए लोगों में से एक थे। क्रिस आज बहुत खुश थे। वह भागते हुए क्रिस्टोफर के स्कूल पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि अब वे क्रिस्टोफर को एक अच्छी लाइफ दे सकते थे। और इस तरह यह शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। यह एक रियल लाइफ स्टोरी है और यह फिल्म अमेरिकन बिजनेसमैन क्रिस गार्डनर
और उनके बेटे पर आधारित है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि लाइफ में अगर बहुत सारी परेशानियाँ हों तब भी हमें अपनी हिम्मत और अपना हौसला कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें अपना मुकाम हासिल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉलीवुड इन शॉर्ट विद ज्योति।